तो दोस्तों, आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई और जैसे ही बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। यह मेरा वहम है, पर यह वहम कैसे हो सकता है? मैं अपने पूरे होशो हवास में खड़ा था। मैं यही सब सोच रहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्या। गुस्से में मैं अंदर गया और मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, लाइट का बटन ऑफ करके, और फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लगभग 15 मिनट बाद फिर ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। अब की बार खटखटाने की आवाज़ बड़ी तेज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज़ भी दे रहा है। आवाज़ साफ साफ तो नहीं आ रही थी, लेकिन इतना था कि वह कह रही थी, मदन दरवाज़ा खोलो, मदन दरवाज़ा खोलो जल्दी। मैं उठा, दरवाजे तक गया तो साफ लग रहा था कि बाहर कोई है और दरवाज़ा खटखटाकर मुझे आवाज़ दे रहा है। मैंने सोचा अब तो पक्का मकान मालिक ही होगा, इसलिए मैंने फिर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अभी भी बाहर कोई नहीं था। बाहर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने बगल के कमरे में मकान मालिक को आवाज़ दी और दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और नींद में कहा, क्या हुआ मदन? मैंने जवाब देते हुए कहा, आंटी आपने मुझे आवाज़ दी क्या? आंटी ने कहा, नहीं तो मैं तो सो रही थी, बाकी लोग भी घर में सो ही रहे हैं, किसी ने नहीं बुलाया। क्यों, क्या हुआ? आंटी का जवाब सुनकर मैंने कहा, नहीं आंटी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आवाज़ दी हो, मुझे लगा कोई घर का होगा। आंटी ने फिर कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलकर आंटी अंदर चली गईं और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्या पता। मैं भी अपने कमरे में आकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं भी फिर जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लगभग 7 या 8 मिनट ही हुए होंगे कि ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर ही कोई टहल रहा हो। किसी के पायल की आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। अब मैं थोड़ा सहम गया। 32 सालों से जो मैं लाशों को जला रहा था, मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा जैसा डर आज मुझे लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई महिला इस कमरे में है और इधर उधर टहल रही है। तभी मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कौन हो तुम? पर ऐसा बोलने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर के बाद पायल की आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ जो थी वो सब बंद हो गई। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में लेट गया हो। मैंने कंबल ओढ़ रखा था। तभी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा कंबल दूसरी तरफ खींच लिया। मैं एकदम झटके से उठा और मैंने अपना कंबल तुरंत हटाया, लेकिन पलंग पर कोई नहीं था। मुझे लगा हो ना हो दिन वाली घटना का ही असर हो रहा है। पर ऐसे ही करते करते पता नहीं कब रात में मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। लेकिन सुबह मैं उस दिन थोड़ा लेट से उठा। अक्सर मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, नाश्ता वगैरह बनाकर खा पीकर शमशान घाट में अपने काम पर निकल जाता था। लेकिन उस दिन मैं 8 बजे तक सोया रहा। पर मुझे उस दिन काम पर तो जाना ही था, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज तो मुझे अपने गांव जाना है। कल तक मैं सोच रहा था कि नहीं, लोगों को कहने दो, पर मैं तो काम पर आऊँगा। लेकिन आज मैंने भी सोच लिया कि अब मुझे गांव जाना है। रात को जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वह सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने अपना थोड़ा सामान पैक करा और आंटी को कहा, आंटी मैं गांव जा रहा हूँ। आंटी मेरी बात सुनकर हैरान थी कि अचानक मैं गांव क्यों जा रहा हूँ। इसलिए आंटी ने मुझसे कहा, मदन घर पर सब ठीक तो है? क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आंटी को जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैंने छुट्टी ली है और कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। आंटी ने मुझे फिर कहा, इस बार तुमने बताया नहीं, वैसे तो 1 हफ्ते पहले ही बता देते हो कि मैं घर जाने वाला हूँ। मैंने कहा, वो आंटी बस अचानक ही घर जाने का सोचा। इतना बोलकर मैं वहाँ से निकल गया। शाम के 6 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जाकर टिकट ले लूँगा। मैं घर से सही समय पर निकला और जाकर टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गया। मुझे बनारसी जाना था। मैं ट्रेन में बैठा ही था और बाकी बहुत लोग थे।
ट्रेन में रात में मैंने देखा गेट के पास एक शादीशुदा नया जोड़ा होगा शायद। वो गेट के पास खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। रिजर्वेशन डब्बा था, इस वजह से सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। बस वही दो अपनी सीट छोड़कर खड़े थे। ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी थी, सभी सीट भरी हुई थी। पर तभी मैंने देखा कि वो दोनों आपस में बात करते करते कुछ बहस करने लगे और अचानक उस लड़के ने अपने साथ खड़ी लड़की को एकदम से धक्का मार के नीचे गिरा दिया और वह लड़की तेज तेज से चिल्लाने चीखने की आवाज़ काफ़ी दूर तक आ रही थी और ट्रेन भी तेज़ी से चल रही थी। पर आसपास के लोग उस लड़के को कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। पर मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, इसने लड़की को नीचे फेंक दिया। अरे कोई चेन खींचो ट्रेन की, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं। इसने एक लड़की को नीचे फेंक दिया। लेकिन मेरी बात का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था और कोई भी उस लड़के को कुछ नहीं कह रहा था। पर मैंने सोचा अब नहीं, अब मैं चैन खींच दूंगा। मैं इन लोगों की तरह शांत नहीं बैठूंगा। इस लड़के ने एक मासूम लड़की को नीचे फेंक दिया है और सब मूक दर्शन बन के देख रहे थे। मैंने कहा, लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। इस आदमी को इसके किए की सज़ा ज़रूर दिलाकर रहूँगा। मैं इसे पुलिस में पकड़वा कर ही दम लूँगा। पर तभी ऐसा लगा किसी ने मुझे हाथ से हिलाकर उठा दिया। मैं ट्रेन में बैठे बैठे सो गया था, मतलब मैं सपना देख रहा था और मेरे आगे टिकट चेकर खड़ा था। टीटी ने मुझे कहा, टिकट दिखाओ। मैंने उसको टिकट दिखाया और अपना चेहरा रुमाल से पोंछा क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा था। तो मेरी नज़र गेट पर पड़ी, पर बोगी का गेट बंद था और सभी सीट पर पैसेंजर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था बोगी में कोई भी सीट खाली नहीं है और मुझे वो शादीशुदा जोड़ा भी कहीं नहीं दिखा। उसके बाद मैं अपनी सीट पर बैठा रहा और ट्रेन अगले दिन वाराणसी स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरकर सीधा बस स्टैंड पर गया क्योंकि हमें अपने घर जाने के लिए बस करनी पड़ती थी। बस वाला इंतज़ार कर रहा था सभी सवारियों का। बस में सभी सवारी फुल हो गई और बस भी निकल गई। अभी हम कुछ ही आगे गए होंगे तभी मैंने देखा कि फुटपाथ पर चल रहे एक साथ एक लड़का और लड़की। अचानक लड़के ने अपने साथ चल रही लड़की को धक्का दिया और वो लड़की सीधा आकर रोड पर गिरी और उस पर जिस बस में हम बैठे थे वही बस चढ़ गई और लड़की की चीखें बड़ी ज़ोर से सुनाई दे रही थी। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और ड्राइवर गाड़ी को लगातार चला रहा था। तभी मैंने कहा, भैया गाड़ी रोको जल्दी। तभी ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी और क्या हुआ मैंने उसको बताया। पीछे लड़की रोड पर गिरी थी जिस पर बस चढ़ गई। पर सबने जब पीछे देखा तो पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। ड्राइवर और कंडक्टर ने मुझे बड़े गुस्से में कहा, भाई पागल हो गया है क्या? तू सुबह सुबह शराब पी के आ गया है क्या? फालतू की बकवास कर रहा है। अगर तुमको जाना है तो जाओ वरना उतर जाओ यहीं पर। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बस में और यात्री भी मुझ पर चिल्ला रहे थे, पागल हो गया क्या, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि अब मैं अपने आप से ही परेशान हो चुका था। क्योंकि मेरे साथ पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा था। पहले शमशान घाट, फिर घर पर और फिर ट्रेन में और अब बस में। कहीं पर बैठते ही ऐसा दिखना। मैं अपने आप से लगातार सवाल कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी जहाँ मुझे उतरना था उस जगह बस आई और कंडक्टर ने मुझे कहा, भैया उतर जाओ। पर मुझे कंडक्टर की बात सुनाई नहीं दी, शायद मैं नींद में था। इसलिए कंडक्टर ने मुझे हाथों से हिलाया और कहा, भैया आपका स्टॉप आ गया है। इस बार मैंने कंडक्टर की बात सुन ली और कहा, हाँ अच्छा। उसके बाद मैं अपना सामान उठाया और बस से उतर गया। पास में ही हमारा गांव था, इसलिए मैं पैदल ही निकल गया। मैं पैदल चलते चलते बस यही सब बातें सोच रहा था जो सब घटना मेरे साथ 2-3 दिन से घट रही थी। यही सब सोचते हुए मैं अपने घर पहुंच गया। घर में मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मेरा इंतज़ार बाहर ही कर रहे थे। मैंने सबको देखा और तुरंत अपने पिताजी के पास आकर उनसे लिपट कर रोने लगा। मैं बड़ी तेज तेज से हिचकी लेकर रो रहा था। तब मेरे पिताजी समेत घर के सभी लोगों ने मुझे संभाला और मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने अपने साथ घटी सारी घटना उन सभी को बता दी। मेरे पिताजी ने कहा, तुम नहा धोकर पहले खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने नहा धोकर खाना पीना खाने के बाद लेट गया
और शाम को 5 बजे मेरी आँख खुली। पूरा दिन मैं सोया हुआ था। शाम को मैंने अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताया, बातचीत की, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े दिनों बाद मैं अपने परिवार के लोगों से मिल रहा था और रात को खाना पीना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में मेरी पत्नी भी आई। हम लोगों ने काफ़ी देर तक बात की और फिर सो गए। अचानक रात को मेरी आंखें खुली। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं उठा और दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो मेरी पत्नी खड़ी है। मैंने उससे कहा, बाहर कैसे आई तुम? अभी तो अंदर ही थी, मेरे साथ ही लेटी हुई थी। पर मेरी पत्नी कुछ नहीं बोली और गांव में सड़क की तरफ भागने लगी। मेरी पत्नी की पायल की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ खनक रही थी। मैं भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे पीछे भाग रहा था और मैं बोल रहा था, रुको रुको, क्या हुआ? लेकिन मेरी पत्नी चीखते चिल्लाते हुए लगातार भाग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी को आखिर हुआ क्या है। मेरी पत्नी गांव में जंगल की तरफ भागने लगी और मैं भी उसके पीछे चिल्लाता हुआ तेज तेज भाग रहा था। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई। मेरे पिताजी और मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे थे। वह मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। मैं वहीं खड़े होकर रोने लगा और मेरी पत्नी जंगल के अंदर जा चुकी थी। मेरे पिताजी ने तुरंत मुझे पकड़ा और कहा, मदन क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो तुम? मैंने कहा, पता नहीं नीतू को क्या हो गया है, घर से निकलकर चिल्लाते हुए भाग रही है और जंगल की तरफ चली गई। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी ने कहा, पागल हो गए हो क्या तुम बेटा? नीतू साथ में तो है हमारे। और नीतू मेरे पीछे ही खड़ी थी। मेरी पत्नी बच्चों के साथ मुझे पकड़कर रोने लगी और रोते हुए कह रही थी, क्या हो गया है आपको? आप अचानक क्यों घर से निकलकर भागने लगे? उसके बाद मुझे उस रात को नींद नहीं आई। शमशान घाट में काम करने वाला बंदा आज इस हालत में था। सोच लो आप वो रात कैसे बीती होगी। अगले दिन मेरे पिताजी मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने झाड़ फूँक और पूजा वगैरह किया और मेरे साथ घटी घटना के बारे में पूछा। मैंने शुरू से सारी घटना बाबा को बताई। बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज़ बांधी और हाथों में मंत्र पढ़कर एक धागा बांध दिया। बाबा ने बताया कि उस लड़की की आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है। शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए वो तुम्हें बताना चाह रही है। बाबा की बात सुनकर मैंने कहा, बाबा मैं 32 साल से शमशान घाट में चिता जला रहा हूँ, पर आज तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं तो उस महिला को जानता भी नहीं और ना ही मैंने उसे कभी देखा था। बस मैंने शमशान घाट में उसकी लाश देखी थी, वो भी जलते समय। तो फिर ऐसा क्यों? बाबा ने फिर मुझे बताया, आत्मा किसी एक को ढूंढ लेती है जो उसकी मदद कर सके। वो तुम्हारे जरिए अपनी मदद करवाना चाहती होगी। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए तुम्हारे जरिए अपने कातिलों का पता बताना चाह रही होगी। मेरे पिताजी ने बाबा से कहा, बाबा आप अब ऐसा करो कि वो दोबारा कभी ना मदन को दिखाई दे और ना ही उसे परेशान करे। बाबा ने फिर कहा, ज़्यादा मत सोचो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम गले में यह ताबीज़ पहन कर रखना और हाथ में धागा बांधे रहना, सब ठीक रहेगा। उस दिन से मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ और मैं लगभग 2 महीने तक अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहा। उसके बाद फिर वापस आकर शमशान घाट में काम करने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।